नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल पंचायत में, जहां मैं आयुषी अटल आप सबके सामने एक इंपॉर्टेंट केस डिस्कस करने जा रही हूं। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा का मीडिया रिपोर्ट ये आती है कि इनके घर से बहुत सारा कैश बरामद होता है। 14 मार्च को असल में इनके घर में आग लग जाती है, जहां पे मीडिया, पुलिस, फायर सब लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं और पता चलता है कि बहुत सारा कैश इनके घर में छुपा हुआ था। अब इसके बाद इंटरनल कमिटी बैठती है, इंटरनल इंक्वायरी कमेटी सुप्रीम कोर्ट की, जिसकी अध्यक्षता खुद ही सीजेआई संजीव खन्ना जी कर रहे थे। वहां से बातें निकल के आती हैं, मीडिया रिपोर्ट्स निकल के आती हैं कि इनका ट्रांसफर किया जाएगा। कहाँ पे? इलाहाबाद हाई कोर्ट में। दिल्ली से इलाहाबाद हाई कोर्ट इनके शिफ्ट यानी ट्रांसफर करने की बात हो रही है। और वहीं पे फिर आगे ये खबर आ जाती है कि इलाहाबाद बार काउंसिल कह रहा है कि नहीं, हम कूड़ा कचरा नहीं रखते। इतने कड़े शब्दों का प्रयोग किया गया है। जी हाँ, वो भी हाई कोर्ट के जस्टिस के खिलाफ। तो ये सोचने वाली बात है। ये पूरा करप्शन का मामला, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का मामला आपको देखने को मिलेगा, और इसी बारे में हम सारी चर्चा करने वाले हैं कि कौन है यशवंत वर्मा और क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो कि डील करते हैं, किसके पास पावर है कि वो ट्रांसफर कर सकता है, नहीं कर सकता। ये सारी चर्चा हम करेंगे और इस केस के जो जटिल मुद्दे हैं उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, बात हो रही है जुडिशरी की। हमें एक दायरे में रह के ही बातचीत करनी होगी। ये जो सारी मेरा ये जो इंटेंशन है, मेरा मुद्दा है कि आपको जानकारी प्रोवाइड करी जा सके इससे रिलेटेड जो भी हैं, और साथ ही आपके एग्जाम में भी हेल्प हो सके। जो भी ट्रांसफर ऑफ जजेस से रिलेटेड है या इम्पीचमेंट से रिलेटेड है, सारी बातें हम इस सेशन में करने जा रहे हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि कौन है यशवंत वर्मा। दोस्तों, इन्होंने अपनी पढ़ाई करी थी मध्य प्रदेश से लॉ की, और वहाँ उसके बाद इन्होंने प्रैक्टिस किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। कुछ इनके स्पेशल एरियाज हैं जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, टैक्सेशन, आर्बिट्रेशन और क्रिमिनल लॉ। ये सारी की सारी पढ़ाई इन्होंने और प्रैक्टिस इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में बेसिकली करी। उसके बाद अभी करंट स्टेटस इनका दिल्ली में आर्बिट्रेशन कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। साथ में लीगल सर्विस अथॉरिटी जो होती है, इसके भी चेयरमैन दिल्ली के रह चुके हैं। तो दिल्ली में इनका ये पोजीशन था केसेस के अलावा जो ये कर रहे थे। तो हमें देख, और इनका जो मेनली जो फेमस हुए थे, मीडिया में आए थे, वो ये था डॉक्टर कफील केस। ये बहुत पहले आपको मीडिया में बहुत चर्चा में आया था, जहाँ पे मेडिकल नेग्लिजेंस का केस आया था बच्चों के खिलाफ। बहुत सारे बच्चे हॉस्पिटल में मारे गए थे, तो इनको बेल देने का काम इन्होंने किया था। और ये एक केस बहुत हाईलाइट अभी भी न्यूज़ में चर्चा में चल रहा है कि इसमें यही जज थे जिन्होंने फैसला दिया था। तो ये थोड़ा सा परिचय मैंने आपको जस्टिस यशवंत वर्मा का बता दिया। समझने वाली बात है कि मैम अब क्या होगा इसके बाद अभी जो चल रहा है वो है इंटरनल इंक्वायरी कमेटी। उसके अंदर जो प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है, जो कि जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के द्वारा डिफाइन की जाती है। इसमें बेसिकली आपके प्राइमरी यानी प्रमुख जो सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन है वो किया जाता है, जैसे एविडेंस कलेक्ट करना और मीडिया रिपोर्ट्स लेना, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। ये रिपोर्ट सबमिट होती है सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और वही एक कमेटी का गठन करते हैं। 3 सीनियर जजेस की कमेटी बैठती है उसमें, जो कि ये सारे के सारे एविडेंस को देखने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करती है। इसी रिपोर्ट से डिफाइन होता है कि जिस पे आरोप लगाया जा रहा है वो गिल्टी है कि नहीं है, उसने गलती करी है कि नहीं है करी है। तो ये सारी की सारी रिपोर्ट में ही बात होती है। अब आपने ये प्रोसीजर समझ लिया। समझने वाली ये भी बात है, सोचने वाली बात है कि आखिर किस बेसिस पे इन 3 जजेस को बैठाया गया है। जजेस जो चुने जा रहे हैं वो क्या बेसिस है उनको चुने जाने का कि वो डिसाइड करेंगे। तो ये जो कलेजियम यहाँ सुप्रीम कोर्ट का बैठ रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी की हमें कमी दिखती है। दूसरी बात ये कि जब ये जजेस बैठते हैं और आपस में बातचीत करते हैं, क्लोज डोर मीटिंग होती है, किसी को पता नहीं चलता। जैसे आपको पता होगा कि ट्रायल्स, अब कोर्ट के ट्रायल अब लाइव होने लगे हैं, पर यहाँ पे कोई भी लाइव नहीं होता, कुछ भी बाहर निकल के नहीं आता। साथ ही साथ यहाँ पे दलील भी सुनी जाती है जिसके खिलाफ आरोप लगाया गया है। जैसे इस केस में वर्मा जी के खिलाफ जो आरोप लगा है वो यहाँ बातें होंगी कि उनके भी पक्ष सुने जाएंगे, पर उनका क्या पक्ष था या जजेस का क्या पक्ष है, कोई भी ओपिनियंस हमें पता नहीं चलते। तो एक तरह से ट्रांसपेरेंसी की कमी हमें देखने को मिलती है। और इस केस में मुख्यतः दिक्कत यह है कि आंसरेबिलिटी की भी कमी है। 1 हफ्ते बीतने के बाद भी अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है जस्टिस वर्मा का। तो उनको जो अपनी दलील रखनी थी उन्होंने नहीं रखी है। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। अब अगर बात आती है कि इन्हें हटाना होगा, अब ये रिपोर्ट बन चुकी है और इन्हें हटाने की बात हो रही है, इन्हें इम्पीच करने की बात हो रही है अगर,
तो कैसे होगी? अभी बात शुरू नहीं हुई है, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, लेकिन अब आप सोचो कि इम्पीच करना होगा तो क्या प्रोसेस होगा। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इसके बारे में। तो 217 और 218 ये दोनों ही आर्टिकल्स डील करते हैं, ठीक है, ये दोनों आर्टिकल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डील करते हैं जब भी इस तरह का मैटर आता है। लेकिन एक पर्टिकुलर प्रोविजन बताया गया है कि तभी ये सारे के सारे इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगा। पहला प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, यही है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, दोनों में से कोई एक होगा तभी माना जाएगा, तभी ये इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू होगा। अब मान लीजिए कमिटी रिपोर्ट आ जाती है, जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत ये आ जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है, इसका जिक्र है। अब ये कमिटी रिपोर्ट आ गई और ये फैसला हो गया कि ये बिल्कुल गुनहगार हैं, इन्होंने करप्शन किया है और ये सारी के सारी इनकी गलती है, स्टैब्लिश हो गया। अब क्या, अब होगा मोशन पास, 100 लोकसभा के लोग और 50 राज्यसभा के मेंबर, ये सब लोग मिलके साइन करेंगे, ये लोग सभी लोग मिलके साइन करेंगे और इस मोशन को पास करेंगे कि हाँ हम इन्हें इम्पीच करना चाहते हैं। फिर 3 मेंबर की कमेटी बैठेगी, पर ये कमेटी पार्लियामेंट में बैठ रही है। अब हम लोग पार्लियामेंट में आ चुके हैं, यहाँ पे अलग से इन्वेस्टिगेशन चलता है और यहाँ भी मौका मिलता है दलील देने का। तो यहाँ पे दलील सुनी जाएगी, जो भी जज हैं उन पे जो भी आरोप लगे हैं। उसके बाद जो दोनों हाउसेज हैं वहाँ पे ये मुद्दा भेजा जाएगा और स्पेशल मेजॉरिटी से इसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अगर एक्सेप्ट कर लिया गया तो प्रेसिडेंट के पास जाएगी ये बात, प्रेसिडेंट इसे अप्रूव कर देंगे और फाइनली वो जज रिमूव हो जाएगा। तो ये पूरा केस जो है इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, पर अभी यहाँ पे इम्पीचमेंट की कोई भी बात नहीं हो रही है। सोचने वाली बात है ना दोस्तों, अगर इस तरह का केस आता है तो क्या करना चाहिए। अभी तक कोई भी जज इम्पीच नहीं हुआ, यानी सारे के सारे जज, सब लोगों ने अपना प्रूफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के खिलाफ जाके अपने आप को राइट स्टैब्लिश कर लिया है, यानी इतने पावरफुल जजेस हैं। अब मेरा क्वेश्चन है कि क्या कभी भी कोई भी आज तक इम्पीच हुआ है हमारे भारत में, किसी को भी हटाया गया है? सोचने वाली बात है ना। एक्चुअली किसी को भी नहीं हटाया गया है। ये जो 3 नाम लिखे हैं इन पे केस मोशन चल गया था, पर किसी न किसी कारण से ये तीनों जज, जस्टिस वी रामास्वामी, जस्टिस सौमित्र सेन और PD दिनाकरन, ये तीनों के खिलाफ मोशन स्टार्ट हो गया था, लेकिन किसी ने रिजाइन कर दिया, कहीं पे मोशन ड्रॉप हो गया, कोई ना कोई कारण से ये आगे केस नहीं चल पाया, यानी कोई भी इम्पीच नहीं हुआ है। ठीक है मैम, इम्पीचमेंट नहीं तो अब क्या ट्रांसफर होगा? बिल्कुल ट्रांसफर की बात चल ही रही है, आ ही चुका है, ये तो आपको मीडिया में रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं। तो ट्रांसफर कैसे होगा मैम, ये बता दो। तो आर्टिकल 222 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर ट्रांसफर करना है तो प्रेसिडेंट करते हैं इनका ट्रांसफर, पर किससे पूछ के? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ये पूछा जाता है, स्टार मार्क करिए, ये इससे पूछा जाता है। और ये फिर एक्चुअली क्या हुआ ना कि सीनियर जजेस को प्रॉब्लम होने लगी सुप्रीम कोर्ट के कि सिर्फ चीफ जस्टिस ही डिसाइड करेगा कि कौन किसका कहाँ ट्रांसफर हो रहा है। तो इसलिए थोड़ा ट्रांसपेरेंसी, वो कह रहे थे हमें और ट्रांसपेरेंट बनना है, हमें डेमोक्रेटिक बनना है, रिप्रेजेंटेटिव बनना है, इसलिए सेकेंड जजेस केस 1994 आता है, सेकेंड जजेस केस। इसमें ये बोला जाता है कि CJI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसको 3 जजेस का, सीनियर मोस्ट जजेस का अपना ओपिनियन लेना पड़ेगा कि किसको कहाँ ट्रांसफर करना है। यहीं से आता है सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम कंसेप्ट का, कोलेजियम कंसेप्ट यहीं से आता है। कोलेजियम वही है, वो जो 3 जजेस साथ में बैठ के CJI के साथ डिसाइड कर रहे हैं किसको कहाँ ट्रांसफर करना है, किसको अपॉइंट करना है, ये सारा काम सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम करता है। बात यह है कि कोलेजियम अब बन गया और यहाँ से ये केस डिसाइड होने लगा। पर वो कोलेजियम बनता कैसे, उनके क्या ओपिनियन होते हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होती है, क्या इंटेंशन होती है, हमें अभी तक इस बारे में जानकारी नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो भी मैटर जुडिशरी का होता है, पहली बात तो देयर इज़ अ सेपरेशन बिटवीन जुडिशरी एंड अदर पावर्स, जैसे एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, ये सबके सेपरेशन होते हैं इनके फंक्शनिंग में, कहीं ना कहीं एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन जब इस तरह का मैटर आता है, जब भी करप्शन के केसेस आते हैं, तो क्या अदर ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व होना चाहिए? एक सवाल है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। और दूसरी बात ये है कि कब तक ये इतनी ओपेसिटी बनी रहेगी जुडिशरी में, ये भी एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि अगर आप जनता को नहीं बता सकते, जनता को उसके जो भी रीजंस हैं अगर आप इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, रिपोर्ट्स बाहर नहीं आ सकती, तो हमारा जो जस्टिस पर जो हमारा विश्वास है
वो तो जस्टिस ने ही तोड़ दिया ना, समझ रहे हो आप? जस्टिस पे जो हमारा विश्वास है वो जस्टिस ही तोड़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। तो जैसे करप्शन जैसे मुद्दे, जो इसके जटिल मुद्दे हैं वो हैं करप्शन, जहाँ पे पावर का मिसयूज भी हो रहा है कहीं ना कहीं, और बात सामने ही नहीं आ रही कि हुआ तो हुआ कैसे और कर कौन रहा है, और लोग बच जा रहे हैं इसके बाद भी। ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी जिसकी बातें हमने करी कि डिसाइड कैसे हो रहा है, आखिर ये जो ट्रांसफ़र हुआ ये पनिशमेंट है क्या? ट्रांसफ़र करना अपने आप में सफिशिएंट है? आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या सिर्फ ट्रांसफ़र कर देने से चीज़ें सही हो जाएंगी? और इम्पीचमेंट की बात मैंने इसलिए करी क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम्पल सेट करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जुडिशरी को, कि अगर कोई इस्टेब्लिश कर लेता है, एविडेंस हो जाते हैं कि भाई एविडेंस मिल चुका है इनके खिलाफ, तब तो एक्शन लेना चाहिए, ताकि जो आने वाले जो लोग हैं उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट हो कि नहीं, तुम्हें भी सोचना पड़ेगा इससे पहले कि तुम कोई भी करप्शन करते हो। तो एग्जाम्पल सेट करना ज़रूरी है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी की कमी है, ना आंसरेबिलिटी है, ना कोई किसी को अकाउंटेबल है। तो ये हमें पूरे केस में भी देखने को मिल रहा है, और ऐसे बहुत सारे तमाम केस हैं हमारे भारत में जहां अकाउंटेबिलिटी की कमी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है देश में। लोगों के प्रति जो लोग हैं, लोगों को कोई जानकारी नहीं है कि जुडिशरी में फैसले कैसे लिए जाते हैं। और अलग बात है कि स्पेक्यूलेशंस अभी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। इस केस में आपको देखने को मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का ये बयान आया है कि जो इनका जस्टिस वर्मा का ट्रांसफ़र इलाहाबाद किया गया है, उसका इस केस से जो कैश मिला है उससे कोई लेना देना नहीं है। उनका तो पहले ही ट्रांसफ़र होने वाला था, ये केस कैश मिल गया ये तो अलग चीज़ है। तो अब ये स्पेक्यूलेशंस भी हैं, ये एक्चुअली ये रूमर है कि रियल बात है, ये समझ में ही नहीं आ रहा। तो खैर, इससे तो सफाई भी एक तरह से कहा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन सोचने वाली बात, हो सकता है या नहीं भी हो सकता, हमें इस बारे में जानकारी नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि रूमर्स फैलाए जा रहे हैं इस बारे में कि इनका जो ट्रांसफ़र है वो इसीलिए हुआ है। बात ये नहीं है, बात ये है दोस्तों कि अगर इनके घर से कैश मिला है और करप्शन के चार्जेस हैं, एविडेंसेस मिल रहे हैं, तो क्या एक्शन लेना चाहिए? क्या ट्रांसफ़र इनफ है? अगर आपको क्या लगता है दोस्तों, ये किस तरह से इस सिस्टम को काम करना चाहिए? क्योंकि जुडिशरी जो हमारी न्यायपालिका है वो कितना न्याय फैला सकती है, हम तक पहुंचा सकती है, वो डिपेंड करेगा सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे काम कैसे हो रहा है। तो आपको क्या लगता है? आप ज़रूर अपना ओपिनियन एक दायरे में रखते हुए ज़रूर बताएं। और आई होप कि ये पूरा केस आपको समझ में आया होगा, क्लियर हो गई होगी सारी बातें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।